हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साइंस 369 में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग आदिकाल शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है आदिकाल के बारे में। आदिकाल प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इसकी सीमा जो मानी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से 1050 से 1375 क्या है, विक्रम संवत है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, महाराज भोज के समय से हम्मीर रासों के कुछ पीछे तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं जो आदिकाल का नामकरण को लेकर भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं नामकरण में मिश्र बंधु ने क्या कहा है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। गिरियर्सन जी ने चारण काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने आरंभिक काल, शून्य काल और उन्मेष काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल या फिर बीजक काल भी कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल, चारण काल कहा है। ये आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। राम शंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे और भी कुछ आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। मोहन अवस्थी, सुमन राजे ने आधार काल कहा है। श्याम सुंदर दास ने वीर काल और आदि युग कहा है। शंभुनाथ ने प्राचीन काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। राम खेलावन पांडे ने जो है संक्रमण काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है। तो ये आदिकाल के जो अन्य विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं, क्या क्या किस किस मत के आधार पर क्या क्या नाम दिए हैं। ये जब आप डीपली कोई भी मौलिक पुस्तक को आप पढ़िएगा तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा है इन्होंने से कि आदिकाल नाम दिया। क्योंकि आदिकाल समझ में आता है कि आदिकाल नाम दिया, इसमें से क्या कारण रहा था जो इन्होंने आदिकाल का। या फिर आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल क्यों कहा, उन्होंने वो 12 पुस्तकों के आधार पर कहा, उनमें क्या प्रामाणिकता थी क्या नहीं थी। इन सब के नाम देने के पीछे भी एक एक रीजन है, मतलब एक एक वजह वहाँ पे दिखाया गया कि इस कारण से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रही होंगी। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है आदिकाल की प्रवृत्तियां। यहाँ भी हमारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि वीर रस की प्रधानता है। अब वीर रस की प्रधानता कैसे है, इसमें आश्रदाता राजाओं की प्रशंसा की जाती थी। सभी रासो ग्रंथ में जो लगभग हमको क्या मिलते हैं, वीर रस ही मिलते हैं। युद्ध का वर्णन किया गया था बहुत ही अतिशयोक्ति पूर्वक, ये भी हम बोल सकते हैं, यानी कि बहुत चढ़ा बढ़ा कर। फिर है युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि जो जैसे युद्ध हुए थे वहाँ पे उनका वर्णन किया गया था, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया था। वहाँ पे अपनी आश्रदाताओं की शूरवीरता की बात की जाती थी। फिर है कि श्रृंगार रस की प्रधानता, इसमें वीर रस के साथ साथ क्या था, श्रृंगार रस की भी प्रधानता थी। जैसे कि राजकुमारी के लिए युद्ध, मतलब युद्ध छेड़ देते थे क्योंकि वहाँ की राजकुमारी अच्छी होती थी। या फिर ऐसा भी होता था कि कोई राजा की वाइफ अच्छी होती थी तो वो उनकी वाइफ को मांगते थे तो फिर वो नहीं देते थे। कहीं कहीं श्रृंगारिकता भी दिखाई देता है। इस अकॉर्डिंग हम समझते कल्पना की बहुलता और ऐतिहासिकता का अभाव, यानी कि कोई भी चीज़ प्रामाणिक नहीं मिलती। ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक चीज क्या होता है जिसकी कि हमें प्रामाणिक बोलेंगे कि मतलब कि प्रामाणिकता हमें मिल जाती है। और कल्पना यानी कि चढ़ा बढ़ा के बोल देना कि हाथी सूंड में लटक के आए हुए थे, उन्होंने ऐसा कर दिया। पृथ्वीराज रासो में आप लोगों ने सुना ही होगा, उनका जब युद्ध होता है राजा का तो सर कट जाता है, गला कट जाता है, तो उस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता का अभाव भी है इसमें। फिर आश्रदाताओं की प्रशंसा, संस्कृत महत्वता, संस्कृत की महत्वता का यहाँ कारण ये है कि इसकी जो है आदिकालीन वीर गाथा कालीन भारत के लिए गौरवपूर्ण विषय रहा। यानी कि इनकी जो बखान की जाती है ना राजाओं की, वो संस्कृत
का महत्व यहाँ पे दिया गया, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, फिर है कि भाषा और प्रबंध काव्य में क्या है, डिंगल पिंगल के बारे में मतलब कि काव्य लेखन किए गए थे। अब बताइए डिंगल क्या होता है और पिंगल क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। डिंगल जो होता है, डिंगल का मतलब होता है कठोर और पिंगल का मतलब क्या होता है, कोमल। और इसके अंतर्गत ये डिंगल जो बनती है, डिंगल के अंतर्गत अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर बनी है। ठीक है, और पिंगल के अंतर्गत क्या है, अपभ्रंश और ब्रज मिलकर बनी है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हिंदी के प्रमुख कवि के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि शिव सिंह सेंगर ने जो है पुंडी कवि को पुष्य भी बोलते हैं, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा, भाखा की जड़ कहा है, शिव सिंह सेंगर ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी पुष्य को ही माना है। रामचंद्र शुक्ल ने स्वयंभू को माना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना, बच्चन सिंह ने विद्यापति को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, राहुल सांकृत्यायन जी ने, और नागेंद्र ने, राम गोपाल ने सरहपा को माना। सर्वमान्य मत की बात करेंगे तो सर्वमान्य मत जो है वो भी हमारा किस पे आ जाता है, वो भी सरहपा पे ही आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आदिकाल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आप अगर यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जैन साहित्य सिद्ध साहित्य के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।